नागरिक शास्त्र के प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 अध्याय 9 वैश्वीकरण, इस पर अब चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण की चर्चा कई अध्यायों में और कई पुस्तकों में की गई है। हम शुरुआत वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की जांच से करेंगे। इसके बाद हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की भी बात करेंगे। हमारी दिलचस्पी यह समझने में भी है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। आखिर में हम वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोध पर नज़र डालेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत के सामाजिक आंदोलन इस प्रतिरोध का हिस्सा है। सबसे पहले हम उस महत्वपूर्ण चित्र की तरफ ले चलेंगे आपको। गोबर टाइम्स डाउन टू अर्थ के पोस्टर पर आधारित। यह देखिए आप, विश्व सामाजिक मंच, एक मुक्त आकाश। उनमें विभिन्न बिंदुओं को आप देखें, एक और दुनिया मुमकिन है। इनमें विविध विषय बिंदुओं को दर्शाया गया है। देखिए आप, बेहतर है कि मुंबई प्रतिरोध 2004 तथाकथित विश्व सामाजिक मंच का विरोध कर रहा है। मुंबई प्रतिरोध ने विश्व सामाजिक मंच के अलोकतांत्रिक तौर तरीकों तथा साम्राज्यवादी देशों और बड़े व्यापार के धन पर इसकी निर्भरता को उजागर किया है। विश्व सामाजिक मंच साम्राज्यवादी, वैश्वीकरण और युद्ध के खिलाफ परंपरागत जुझारूपन को पटरी से उतारना और अपने में हजम कर लेना चाहता है। सामाजिक मंच विश्व पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघर्ष को सुधारवाद की तरफ मोड़ना चाहता है। इसमें साम्राज्यवादियों के राजनीतिक आका और कठपुतली सरकारें तो शामिल हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के नुमाइंदे नहीं। एनजीओ साम्राज्यवाद के दलाल हैं। ये जनता को भरमाते, बरगलाते हैं और भ्रष्ट करते हैं। आप देखें, सच्ची समाजवादी व्यवस्था केवल संघर्ष से लाई जा सकती है, अंतहीन और निरर्थक बहसों से नहीं। अपने अपने लोगों के तर्क हैं। और यहाँ देखिए आप, विकल्पों की खोज और निर्माण का लगातार चलने वाली यह प्रक्रिया बहुलता और विविधता भरी होगी। इसका संदर्भ गैर दलीय और गैर सरकारी होगा। और देखिए आप, एक और दुनिया मुमकिन है। और देखिए, क्रम से देखिए आप, एक और पुराने किस्म की सतही वामपंथी राजनीति है और दूसरी ओर अलग अलग रंगों वाली अराजकतावादी ताकतें हैं। इनका साझे मुद्दों पर सघन रूप से एक होना नामुमकिन है। कोमिंटर्न जैसा संगठन बनाना खतरनाक होगा, जो समूचे आंदोलन का प्रवक्ता और केंद्र बनने की कोशिश करें। क्या पूंजीवाद को खत्म करने का इकलौता तरीका सर्वसत्तावादी तानाशाही है? ये विभिन्न विचार। नव उदारवाद नई बोतल में पुरानी शराब है। यह पूंजीवाद का खतरनाक रूप है। इसे हर कीमत पर ख़त्म कर देना चाहिए। क्या यह कुछ अच्छा भी हो सकता है? हम भी उतने ही भ्रमित हैं जितने कि आप। इस तरह के विविध कथन हैं।
एक और दुनिया मुमकिन है। वैश्वीकरण की अवधारणा। तर्क के आधार पर विद्यार्थी समझें। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है। दफ्तर में घुसने के साथ ही वह जान बन जाता है, नया लहजा अख्तियार कर लेता है और हजारों किलोमीटर दूर बसे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगता है। अपने घर में वह न तो यह भाषा और न ही इस लहजे में बोलता है। वह सारी रात काम करता है जो दरअसल उसके विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिससे बहुत संभव वह कभी आमने सामने की मुलाकात न कर सके। यही उसकी दिनचर्या है। जनार्दन की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिका के कैलेंडर से मेल खाती हैं, जहां उसके ग्राहक रहते हैं। अपनी 9 वर्षीय बेटी का जन्मदिन का उपहार देने के लिए रामधारी बाजार गया है। उसने अपनी बेटी को एक छोटी सी साइकिल उपहार में देने का वायदा किया है। रामधारी ने बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया जो उसे कीमत के लिहाज से जच जाए और कुछ उम्दा क्वालिटी की हो। उसने आखिरकार एक साइकिल खरीदी जो बनी तो चीन में थी लेकिन बिक भारत में रही है। इस साइकिल की कीमत रामधारी की जेब को माफिक पड़ी और क्वालिटी भी उसे जच गई। रामधारी ने इसे खरीदने का फैसला किया। पिछले साल अपनी बेटी की जिद पर रामधारी ने उसे बॉबी डॉल खरीद कर दिया था जो दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी और भारत में बिक रही थी। सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित है। कठिन मेहनत के बूते स्कूल और कॉलेज में वह अव्वल साबित हुई। अब उसे नौकरी करने और एक स्वतंत्र कैरियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लगा है। ऐसे अवसर के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। सारिका के रिश्तेदारों में से कुछ इस नौकरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सारिका ने आखिरकार यह नौकरी करने का फैसला किया क्योंकि उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद हैं। ये तीनों उदाहरण वैश्वीकरण का एक न एक पहलू दिखाते हैं। पहले उदाहरण में जनार्दन सेवाओं के वैश्वीकरण में हिस्सेदारी कर रहा है। रामधारी जन्मदिन के लिए जो उपहार खरीद रहा है उसमें उसे विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की आवाजाही का पता चलता है। सारिका के सामने जीवन मूल्यों के बीच दुविधा की स्थिति है। यह दुविधा अंशतः उन अवसरों के कारण पैदा हुई है जो उसके परिवार के महिलाओं को पहले उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज वे एक सच्चाई हैं और जिन्हें व्यापक स्वीकृति मिल रही है। यदि हम वास्तविक जीवन में वैश्वीकरण शब्द के इस्तेमाल को परखें तो पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कई तरह के संदर्भों में होता है। नीचे कुछ उदाहरण और दिए जा रहे हैं, इन्हें देखिए। ऊपर के उदाहरणों से कुछ अलग हैं। फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी का विरोध कर रहे थे। अनेक खुदरा दुकानदारों को भय है कि अगर कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खुदरा दुकानों की अपनी श्रृंखला खोल ली तो उनकी रोजी रोटी जाती रहेगी। मुंबई के एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगे कि उसने हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बना ली है। पश्चिम परिधान पहनने वाली कॉलेज की छात्राओं को एक उग्रवादी संगठन ने अपने एक बयान में धमकी दी है। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही नहीं होता, लोगों पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हैं। इन उदाहरणों से यह भी पता चलता है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मसलों से नहीं
जुड़ा और ज़रूरी नहीं कि प्रभाव की दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर गतिशील हो, क्योंकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतया सटीक अर्थों में नहीं होता। इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही से अर्थ क्या है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में चित्रों पर भी हम आएंगे। साथ में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो ऐसे प्रवाहों के निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार हैं और इनके बीच ठीक ठीक भेद किया जाना चाहिए। यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। ठीक इसी तरह यह मान लेना भी भूल होगी कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विशिष्ट संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। वैश्वीकरण के कारण क्या है? वैश्वीकरण की वजह। अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद यह पूछना असंगत न होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है। अगर इन चार तरह के प्रवाहों की ही बात है तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात है इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल। ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती हैं। वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इन प्रवाहों को इतिहास के संदर्भ में देखें। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अनिवार्य कारण साबित हुई है। इनमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। शुरू में जब छपाई मुद्रण की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। इसी तरह आज हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, औद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों के विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव नहीं हुई है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक होगी। बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं। यहाँ जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। बर्ड फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते। अभी आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के संदर्भ में भी ये चीज़ें सही साबित हो रही हैं। ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं ठीक होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय प्रवेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। राजनीतिक प्रभाव।
वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में यह एक है कि इसका राजनीतिक असर क्या हो रहा है। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है। इस सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं का ध्यान रखना होगा। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बड़ी है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आती है। इसी के साथ एक बात और भी है, वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी। इस तरफ जो तस्वीर हैं उनका विवरण है, उस पर भी हम आएंगे। राज्यों की ताकत में कमी आती हो ऐसी बात नहीं। और आप देखें, राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की दखल है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं। आर्थिक प्रभाव, वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में सब कुछ भले ही नहीं जाना जा सके, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहसों का बड़ा हिस्सा और इस बहस की दिशा इसी पहलू से संबंधित है। इस समस्या का एक पक्ष तो यही है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए। जैसे ही आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, हमारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। हालांकि वैश्वीकरण को इतने संकीर्ण नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नज़र से समझने के लिए हमें इससे होने वाले आर्थिक फायदों के बंटवारे के अर्थ में सोचना चाहिए, यानी इस संदर्भ में कि कैसे वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और किसे वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और किसे सबसे कम। यह भी देखने की ज़रूरत है कि वैश्वीकरण के कारण किसने नुकसान उठाया। अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है, उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। जैसा कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा, ये प्रवाह किस किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है।
अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध हैं। व्यावहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में, जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रवाह आबाद हो गया है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अवैध बनाए रखते हैं, ताकि दूसरे देश के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे न हथिया लें। वैश्वीकरण के परिणामों पर सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने एक साथ आर्थिक नीतियों को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग हुए हैं। यहाँ भी हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बट गया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकार कुछ इन चित्रों के संदर्भ में भी हम आपसे बातें करेंगे। यहाँ पर इनकी तस्वीरें हैं और इन चित्रों पे जाए इससे पहले हम जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही हैं और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। इनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फ़ायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ सांस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए, या कहें कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यवहारिक है और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज़ लगाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। व्यापार की बढ़ती से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता, इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा का अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं। वैश्वीकरण के मध्यमार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियों की पेश सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार अब तेज हो चली है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। सांस्कृतिक प्रभाव वैश्वीकरण के परिणाम सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों में ही नज़र नहीं आते। हम घर में बैठे हों तब भी इसकी चपेट में होते हैं। हम जो कुछ खाते पीते, पहनते हैं अथवा सोचते हैं, सब पर इसका असर नज़र आता है। हम जिन बातों को अपनी पसंद करते हैं वे बातें भी वैश्वीकरण के असर में तय होती हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस भय को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। वैश्वीकरण से यह
होता है क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है। अब आप देखें, हम सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है। हम लोग अमेरिकी वर्चस्व वाले अध्याय 3 में वर्चस्व के सांस्कृतिक अर्थ के अंतर्गत इस बात को पढ़ चुके हैं, जान भी चुके हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि बगैर बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता का नज़दीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती हैं और संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति से बनाना चाहती हैं। जो यह तर्क देते हैं वे अक्सर दुनिया के मैकडोनाल्डीकरण की तरफ इशारा करते हैं। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी हैं, चूँकि इससे पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती हैं। इसलिए यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए खतरनाक है। इसके साथ साथ यह मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक है। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करते रहती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है, तो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, इसलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं। इससे हुआ मात्र इतना ही है कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज़ और शामिल हो गई है। दूसरी तरफ नीली जींस भी हथकरघा पर बुने खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। यहाँ हम बाहरी प्रभावों से एक अनूठी बात देखते हैं कि नीली जींस के ऊपर खादी का कुर्ता पहना जा रहा है। मज़ेदार बात तो यह है कि इस अनूठे पहरावे को अब उसी देश को निर्यात किया जा रहा है जिसने हमें नीली जींस दी है। जींस के ऊपर कुर्ता पहने अमेरिकियों को देखना अब संभव है। वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है जो वैश्वीकरण से इतना उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होते जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृतियों के मेल जोल में उनकी ताकत का सवाल गौण है, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होते। भारत और वैश्वीकरण, हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास के विभिन्न कालावधियों में पहले भी हो चुका है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन की साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए। हमने यह भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीखें। इस संरचनावाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हुई। कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया गया जितने के वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि का दर धीमी रही। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो अभी आपके बीच में चर्चा की जाएंगी। भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे।
यह कहना जल्दीबाजी होगी कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदों में सबका साझा हो ताकि हर कोई खुशहाल बने। वैश्वीकरण का प्रतिरोध। हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण का बड़ा बहस तलब मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनिकों को और ज़्यादा धनी तथा इनकी संख्या में कमी और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाती है। राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर कायम हो। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। यहाँ हम गौर करें कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन के विश्वव्यापी नेटवर्क में भागीदार इन सब चित्रों पर अभी चर्चा विद्यार्थियों आपसे करेंगे और प्रत्येक अध्याय में विद्यार्थियों को ग्रुप बना करके उनके अध्ययन करने की ज़रूरत है। अपने से मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों से गठजोड़ करते हैं। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं जिन्हें वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में ये प्रदर्शन हुए थे। विरोधियों का तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे में हुई। 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई थी। इसकी बैठक ब्राज़ील में मार्च 2018 में हुई है। भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या हैं? सामाजिक आंदोलनों से लोगों को अपने आस पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी सामाजिक आंदोलनों से मदद मिलती है। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज़ें राजनीतिक दलों की तरफ से उठी हैं तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। कुछ वनस्पतियों मसलन नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए। इसका भी कड़ा विरोध हुआ। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ। यह खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है जिसमें केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वेलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाक के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध शामिल है। आप इन सब चीज़ों के साथ प्रश्नों पर आएँ इसके पहले हम आपको उन चित्रों के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी देंगे। जैसे देखें आप ये चित्र देखें आप विज्ञापन को बेअसर करता है एक आम आदमी। ठीक है, चीनी माल से जापानी बाजार, ये देखिए
क्रमांक देखते रहे आप, 18 क्रमांक। ग्लोबल बाजार का लोकल चेहरा 19वां ये रहा, ग्लोबल बाजार का लोकल चेहरा। उफ, फिर एक हिंदुस्तानी। कॉल सेंटर गाने कर्मचारी की जवानी। कॉल सेंटर में काम करना अपने आप में आँख खोल देने वाली साबित हो सकता है। आप अमेरिकियों के फ़ोन कॉल निपटाते हैं और आपको असली अमेरिकी संस्कृति की एक झलक मिलती है। एक औसत अमेरिकी हमारी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा जीवंत और ईमानदार होता है। बहरहाल, हर फ़ोन कॉल या बातचीत खुशगवार नहीं होते। आपके पास अविवेकी और बदजबान लोगों के भी फ़ोन कॉल आते हैं। कॉल हिंदुस्तान में अटेंड की जा रही है यह जानकर फ़ोन करने वाले का लहजा कभी कभी नफरत से भर उठता है और उससे निपटना बहुत तनाव का काम होता है। अमेरिकी हर भारतीय को इस रूप में देखने लगे हैं मानो वह उनकी नौकरी छीनने वाला हो। आपको कुछ फ़ोन ऐसे भी अटेंड करने होते हैं जिनकी शुरुआत इस पंक्ति से होती है, चंद मिनट पहले मैंने एक दक्षिण अफ्रीका से बात की और अब एक हिंदुस्तानी से मुखातिब हूँ। आहरी किस्मत। फिर एक हिंदुस्तानी, प्लीज़ किसी अमेरिकी से बात कराइए। ऐसी स्थिति में सामने वाले से पटरी बैठाना मुश्किल हो जाता है। ये टेलीफोनिक वार्ता का संक्षिप्त संदर्भ यहाँ पर दिया गया है और साथ में आप देखें इन चित्रों को देखें आप, विविध ये जो चित्र हैं इनकी तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं जिससे बहुत सी चीज़ें समझने में आपको मदद मिलेंगी। देखिए आप यहाँ से नंबर 1 तस्वीर देखिए। नंबर 1 में 1 और 2 ये चित्र हमारे सामने विरोधाभासी स्थिति रखते हैं। इनमें भिन्न संस्कृतियों के लोगों का संपर्क दिखाया गया है। इंटरनेट के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क बहुत ज़्यादा कारगर हुआ है। यह देखिए तो एक चित्र और साथ में यह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के सामने प्रदर्शन, इसे देखिए। हांगकांग में चल रही विश्व व्यापार संगठन की बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन। इन लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण ने कुछ देशों के प्रति भेदभाव और बढ़ाया है। यह प्रदर्शन इस पर चर्चा विद्यार्थी करें। भारत में बिकने वाली चीन की बहुत सी चीज़ें तस्करी की होती हैं। क्या वैश्वीकरण के चलते तस्करी होती है? ये क्यों होती है? इन सब चीज़ों पर विद्यार्थी चर्चा करेंगे। यहाँ देखें आप डिजिटल अर्थव्यवस्था का महाचक्र, ये तस्वीरें देखें। और यहाँ देखें वैश्वीकरण के प्रतीक बन चुकी कुछ वस्तुएं। पहली दुनिया के देशों में अप्रवासी लोगों के काम करने की स्थिति का झलक देता है यह चित्र। वैश्वीकरण के दौर में बेगानेपन की स्थिति की ओर इशारा करता है यह चित्र, जो व्यक्ति अपनी जैकेट से शहर साफ रखो का संदेश दे रहा है। उसे शायद ही कल्पना हो कि इस जैकेट को बनाने वाले किस हालत में रहते हैं। जर्मनी में संस्कृत के कलाकारों को पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। और यहाँ देखिए आप, कल आज अपना खाना जल्दी खत्म करो,
चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। आज अपना होमवर्क जल्दी पूरा करो। चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। वैश्वीकरण के खतरे। और यहाँ देखिए आप, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बनी चीज़ें पहली दुनिया के बाज़ारों में बिकती हैं। पहले दो चित्र बांग्लादेश और बल्गारिया में बनी चीज़ों को दर्शाते हैं। और वैश्वीकरण के विरोध में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन। और इन चित्रों को देखिए आप, नए बाज़ारों पर कब्जा। कार्टून संकेत करता है। हम पश्चिमी संस्कृति से क्यों डरते हैं? क्या हमें अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं? यह देखें आप, 13 और 14 में तस्वीरें। मुंबई और पोर्टो एलगेरे में संपन्न वर्ल्ड सोशल फोरम के 2 सम्मेलनों में वैश्वीकरण के विरोध में प्रदर्शन। अप्रवासियों के समर्थन में एक आंदोलन में शिरकत करती हुई एक शिक्षिका। माल से झलकती नई बाजार की संस्कृति। अपनी भाषा की सभी जानी पहचानी बोलियों की सूची बनाइए। अपने दादा की पीढ़ी के लोगों से इस बारे में सलाह लीजिए। कितने लोग आज इन बोलियों को बोलते हैं? और इसकी चर्चा आपसे पहले हो चुकी है। और ग्रुप बना करके वैश्वीकरण के संदर्भ में विद्यार्थी चर्चा करेंगे। उसमें चर्चा का विषय विशेष वैश्वीकरण का सर्वव्यापी प्रभाव व्यक्ति, समुदाय तथा राष्ट्र। खाद्य उत्पाद, बिजली से चलने वाले घरेलू इस्तेमाल के उपकरण, सुख सुविधा के ऐसे सामान जिनसे आप परिचित हैं, ऐसी सूची। अपने पसंद की टीवी कार्यक्रमों के नाम। रोज़मर्रा के उपयोग की इन वस्तुओं के निर्माताओं और उनके टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजकों के नाम। पूर्णतया विदेशी कंपनी, पूर्णतया भारतीय साझेदारी में काम करने वाली कंपनियां। 3 वर्गों की सूची। और इसके साथ ही हम आपसे इस अध्याय से संबंधित वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है, इन सब कथनों के बारे में कौन सा कथन सही, कौन सा गलत, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन, वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या हुई, इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला है। क्या आप इस तरह से सहमत है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? इन सारे यहाँ पे देखें आप, भारत का यह मैप, हम इस पर देखें इस तरह से इन 2 चित्रों पर अभी हम आपसे चर्चा करेंगे।
देखें आप, ये भारत का चित्र। ये जो क्रम है जो लिखा गया है नीचे, ये बताते हैं कि कौन चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई। ये अपना माँ भारती का चित्र देख लें। भारत और उसके पड़ोसी देश, देख सकते हैं। इसे देखें, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इधर आए आप, चीन, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश और यहाँ पर आपका श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देश हैं। और इस तरफ आप देखें, ये हिंद महासागर और यहाँ देखें, ये भी देखें। और इसके बाद हम आते हैं साउथ एशिया। साउथ एशिया, गौर से विद्यार्थी देखें। सामान्यतया मैप में ऊपर उत्तर होता है, लेकिन यह मैप में ऊपर की तरफ उत्तर नहीं है बल्कि दक्षिण है। और जिस तरह से देखें आप, है तो यह बड़ी ज़ोरदार बात। अगर दक्षिण एशिया के ही नहीं पूरे विश्व के नक्शे के साथ ये तरीका अपनाएं तो कैसा रहे। ये देखें आप, हिमालय साउथ एशियन, द साउथ एशिया ट्रस्ट नेपाल। पहले भी हमने बताया, एक बार फिर से और आप देख लें। विद्यार्थी इसको उलट कर देखेंगे तो उन्हें काफ़ी आसानी होगी समझने में। फिर भी इसको इसी तरह से देखें और क्यों ऐसा बना इसको समझें। नक्शानवीस एक परिपाटी का पालन करते हैं। इस परिपाटी के अनुसार किसी नक्शे में उत्तर दिशा ऊपर की ओर और दक्षिण दिशा नीचे की ओर रखी जाती है। लेकिन यहाँ दक्षिण एशिया का जो प्रतीकात्मक नक्शा दिया गया है उसमें इस परिपाटी को उलट दिया गया है। दक्षिण एशिया के बारे में हमने अपने मन में जो नक्शा खींच रखा है उसे यहाँ दिया गया। यह नक्शा बदलने की बात करता है। इस नक्शे में न तो देशों की सीमाओं में हेरफेर की गई और न ही दक्षिण एशिया के विभिन्न इलाकों और लोगों की अवस्थिति को बदला गया है। फिर भी परिपाटी को तोड़ने वाला यह नक्शा दक्षिण एशिया के देशों निवासियों को एक नया अर्थ देता है। इस नक्शे को देखकर दक्षिण एशिया के बारे में आपके मन में क्या बातें होती है? क्या यह नक्शा दक्षिण एशिया के लिए हिंद महासागर के महत्व के बारे में कुछ कहता है? देखिए आप, साउथ एशिया, ये भारत का मैप। और यह जो आप पढ़ रहे थे वैश्वीकरण, इसी के साथ पूर्ण होता है
देख लें एक बार, माँ भारती का मैप देखें, इसके साथ इसको पूर्ण करते हैं।